जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि AIBE का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो इसके आंसर की पर बात करते हैं। प्रश्न जो आए हैं उनमें क्या सही है और क्या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे और डायरेक्ट हम प्रश्न और आंसर पर बात करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमारा आज का पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न की बात करें तो किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? तो इसका आंसर होगा बी। पहला बी होगा अजय हसिया बनाम खालिद मुनीब। इसका आंसर होगा, बात करें अगले की तो दूसरे का आंसर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निर्णय किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता? तो इसमें होगा डी आंसर होगा बसेसर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। इसमें डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करें तो तीसरी का कि संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया है। तीसरे प्रश्न की बात हो रही है, तो तीसरे में हमारा ए सही होगा। इसमें ए हमारा सही है। चौथे प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इन करेक्ट अबाउट 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो इसके डायरेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो है चौथे में डी सही है। चौथे का डी आंसर सही है। सभी चीज़ें जो है इसमें कथन जो है चौथा सही है इसका। चौथे का डी सही है। नेक्स्ट बात करें पांचवें प्रश्न की तो संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 को पारित किया था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। तो इसमें जो है 3 कोड दिया हुआ है नंबरिंग करके। तो पांचवें प्रश्न की बात करें तो पांचवें प्रश्न में हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी के अंतर्गत पृथक्करणी का सिद्धांत, यह सही है हमारा। इसमें जो दिया हुआ है, एक नागरिक धारा द्वारा 10 को चुनौती देता है तर्क देते हुए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10 को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन कानून के अन्य प्रावधानों को बरकरार रखा। इस निर्णय में न्यायालय ने किस सिद्धांत को लागू किया था? तो इसका जो है कौन सा क्वेश्चन है ये? पाँचवा। तो पाँचवें का विपृथीकरण का सिद्धांत सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बात करें छठवें प्रश्न की तो किस राज्य के खाते से संबंधित भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? किसी राज्य के खाते से संबंधित। तो छठवें का प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सातवें प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय होगा? सातवें प्रश्न में ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 129, यह हमारा सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवें प्रश्न का है क्या है, कौन सा अनुच्छेद संसद और संसद की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? तो आठवें में हमारा ऑप्शन बी सही है, 105 सदस्यों के उन्मुक्तियां हैं। ऑप्शन बी, आठवें का ऑप्शन बी सही है। नौवें प्रश्न की बात करें तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने GST से संबंधित प्रावधान शामिल किए थे? ऑप्शन है 99, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 101, ऑप्शन डी है 102। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, 101। 10वें प्रश्न की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन कर सकता है? तो इसका प्रश्न है ए है संसद का कोई भी सदन,
ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है केवल लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो 10वें का ऑप्शन ए सही है, संसद का कोई भी सदन। बात करें 11वें प्रश्न की, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 को किस बल को आपराधिक बल माना जाता है? तो इसका जो पहला है अनजाने में प्रयोग किया, दूसरा है बी नंबर जानबूझकर बल प्रयोग किया गया, सी है जानबूझकर बिना किसी सम्मति के भय और चोट पैदा किया गया, और ऑप्शन डी है इसका प्रयोग आत्मरक्षा में किया गया। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डरा धमकाकर जब इसका प्रयोग जानबूझ बिना किसी सम्मति के किया जाए तो जिससे चोट भय या पैदा हो, तो इसको आपराधिक बल को माने तो ये लगभग रिलेट कर रहा है धारा 309 से बीएनएस। इसमें डकैती, लूट ये सबसे संबंधित है। इसमें जो डरा धमकाकर बलपूर्वक जब कोई वस्तु छीना जाता है तो इसको धारा 309 के अंतर्गत माना जाता है। तो यह हमारा 11वां प्रश्न बीएनएस धारा 309 से मैच का खाता हुआ संबंधित होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 12वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182 क्लॉज 1 के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? तो 12वें प्रश्न की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा 300 रुपये। इसमें ऑप्शन सी 300 रुपये हमारा सही होगा। 13वें प्रश्न की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता की जानबूझ कर मृत्यु कारित करना या नुकसान पहुंचाने से विस्तारित है? 13वें प्रश्न की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 1 और 2 जो इसमें जो है, पहला है डकैती, दूसरा है सूर्योदय के बाद घर में सेंधमारी, तीसरा है चोरी या रिष्टी या गृह अत्याचार, या फिर केवल एक। तो इसका जो है 13वें का सी है। 13वें सी में क्या है? पहला और दूसरा डकैती और सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी, यह जानबूझ कर किया गया है। जो मैंने पिछले प्रश्न में जो था, कौन सा प्रश्न था इसमें से, 11वां और आपका 13 वाला प्रश्न, दोनों मैच करता हुआ लगभग प्रतीत होता है। वो दोनों धारा 309 से संबंधित है। जब किसी डकैती या जानबूझकर लूटपाट वाला कृत्य करते हैं तो वो धारा 300 के अंतर्गत है। ये लगभग 309 से संबंधित होता है, क्योंकि अगर मृत्यु हो जाती है तो भी उसमें सजा का प्रावधान है। 14 नंबर की बात करें तो राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उस लोहे की बार छड़ से मारता है। इस बार से सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि वह फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। तो इसमें यह है कि राजेश ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया गया है? यह आईपीसी से रिलेटेड हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। इसमें ऑप्शन भी सही होगा। 15वें प्रश्न की बात करें तो विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों से उसकी मौत हो सकती है। हालांकि विजय की हत्या के पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। अमित ने निम्नलिखित में कौन सा अपराध किया है? तो 15वें प्रश्न की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही, आईपीसी की धारा 300 के 4 इरादतन हत्या। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एकदम टारगेट बना के काम किया गया तो आईपीसी की धारा 304 के तहत इरादतन हत्या का मामला केस दर्ज होगा। 16वें प्रश्न की बात करें तो अमित और रानी किसी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाज़ा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी चुरा पाते घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। यह बीएनएस से संबंधित है। अमित और रानी ने बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? कौन सा प्रश्न है? 16वां प्रश्न है। तो इसके अंतर्गत
चोरी के इरादे से यह गृह मतलब विचार किया गया है। ये भी हमारा जो है लगभग बीएनएस से संबंधित है, चोरी डकैती से रिलेट करता हुआ है। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 17वें प्रश्न पर। बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएस की किस धारा में शामिल किया गया है, जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से आयु से कम है। कि जैसा कि अब भी जितने भी महिलाओं से संबंधित कानून है उन सबको एक तरफ कर दिया गया है और अलग अलग कानून को सब सीरियल और सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया गया है। तो ये महिलाओं से जो है हमारा प्रश्न जो है महिलाओं से संबंधित है, तो इसको जो है इसमें 17वां प्रश्न में ऑप्शन बी हमारा जो है सही है। 65 नाबालिग से है तो इसमें 65 से है, संबंधित है। 18वें प्रश्न की बात करें तो बीएनएस द्वारा स्नैचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस की कौन सी धारा स्नैचिंग के अपराध के रूप में परिभाषित करती है? तो 18वें प्रश्न की बात करें तो यह ऑप्शन डी की तरफ हमें संकेत करती है। इसमें ऑप्शन डी सही है। बात करें 19वें प्रश्न की तो एक कोटेशन दिया हुआ गया है, तो इसके अंतर्गत आपको सॉल्व करना है। श्री पटेल पुलिस अधिकारी होने के नाते शिकायत और सूचना प्राप्त करते हैं कि राजू बैंक की डकैती में शामिल था और उसने अपने खेत में मूल्यवान संपत्ति छिपाने में भी मदद की है। जैसा कि 2 ग्रामीणों ने कहा है, इस संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो पुलिस अधिकारी श्री राजू को बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकते हैं? तो इसमें दिया हुआ कि राजू को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने श्री पटेल की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया हो, या फिर चूंकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त हुई है और ग्रामीणों की गवाही के कारण एक पक्का संदेह है। तीसरा है राजू को तभी गिरफ्तार किया जाता है जब उसे बचने या भागने की कोशिश हो। चौथा है राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित कोई भी व्यक्ति प्रलोभन देने या धमकी से संबंधित है। तो इसमें पूरा सिस्टमेटिक दिया है, तो इसमें ऑप्शन ए है, पहला है कि 1 और 3 सही है, दूसरा बी है कि 2 और 4 है, तीसरा है सी में ओनली 4 और चौथा है ओनली डी। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है हमारा, 2 और 4 संबंधित है। 2 और 4 से जो 2 और 4 रहेगी, चूँकि राजू के खिलाफ उचित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, ये दूसरा हो गया। और चौथा राजू को तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को इस्तेमाल प्रलोभन देने की, तो दूसरा और चौथा इसमें सही है। बात करें अगले प्रश्न की तो बीएनएसएस की ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान शामिल किया है। पहला है एनसीआर, दूसरा है शून्य एफआईआर, तीसरा है गलत एफआईआर, चौथा है काउंटर एफआईआर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शून्य एफआईआर, 0 एफआईआर जिसको बोलते हैं। बात करें प्रश्न 21 की तो बीएनएसएस ने कम से कम वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। बात करें 22वें प्रश्न की तो बीएनएसएस की कौन सी धारा घोषित अपराधियों को अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है? तो 22 नंबर में ऑप्शन सी सही होगा, 356। 23वें प्रश्न की बात करें तो बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की सुविधा प्रदान करती है? तो 23 नंबर की बात करें तो 23 में ऑप्शन डी सही है, 530। आते हैं 24वें प्रश्न पर। बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है? तो निरस्त करने वाली जो धारा है वो 531 है। बात करते हैं 25वें प्रश्न की तो बीएनएसएस की धारा कौन सी राज्य सरकार को गवाहों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने की अधिसूचित जारी करती है? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन
डी सही है 398। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, 26वें प्रश्न पर। बीएनएसएस की कौन सी धारा प्रत्येक जिले और पुलिस स्टेशन में आम जनता को गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक नामित पुलिस अधिकारी को नियुक्ति को अनिवार्य करती है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है हमारा 26 नंबर का 37वां ये आंसर हमारा राइट है। 27वें प्रश्न की बात करें तो बीएनएसएस की किस धारा में घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्ति की पहचान करने, उसे कुर्क करने और जब्त करने का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा। यह आंसर की हिंदी प्रश्न से सेट ए से संबंधित है। तो सेट डी, सेट बी, सेट सी उसका अलग है। ये सेट ए की बात हो रही है। ये जिसका सेट ए मैच हो रहा होगा वही इस प्रश्न से संबंधित रहे, नहीं तो वो कन्फ्यूजन हो जाए कि हमारा क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन तो सब लगभग वही रहते हैं, तो क्वेश्चन आगे पीछे जो भी होगा आप अपना मैच कर लीजिएगा। ये सेट ए का आंसर की बताया जा रहा है। अब आते हैं 28वें प्रश्न की। तो बीएनएसएस की कौन सी धारा मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों में स्थगन पर प्रतिबंध लगाती है? तो 28वें प्रश्न की बात करूँ तो इसमें ऑप्शन सी सही है 346। 29 प्रश्न की बात करें तो जिला न्यायालय ए में एक मुकदमा लंबित है, लेकिन एक पक्षकार द्वारा जिला न्यायालय बी में इसे हस्तांतरित करने का अनुरोध करती है। यह दावा करते हुए कि न्यायालय ए में न्यायाधीश पक्षपाती है। विरोधी पक्षकार रवि यह कहते हुए आपत्ति करता है कि अनुरोध निराधार है। यह तय करने का अधिकार किसके पास है मुकदमा हस्तांतरित किया जा सकता है या नहीं? 29वें प्रश्न की बात करें तो इसमें जो है सीधा सा है कि एक पावरफुल व्यक्ति और एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित मामला है कि जब वहाँ पे किसी मध्यम वर्गीय परिवार का मैटर नहीं चल पाता, वो दावा करता है कि ये सारे न्याय निर्णय तो पावरफुल व्यक्ति के इंसान में जा रहे हैं, सब उसके अनुसार चल रहे, तो हमारा क्या यहाँ पर है? तो इसके अनुसार ऑप्शन बी के अनुसार हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में इसकी हम याचिका दायर कर सकते हैं कि यह मामला स्थानांतरित करें हमारे पक्ष में, नहीं यहाँ पर पक्षपाती वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 30वें प्रश्न की बात करें तो माया और पड़ोसी नेहा से कुछ राशि वसूली के लिए न्यायालय मुकदमा दायर करते हैं। न्यायालय में कार्यवाही के दौरान नेहा अनुरोध करती है कि सीमा नामक एक तीसरे पक्ष को मुकदमे में शामिल किया जाए, क्योंकि सीमा कथित रूप से ऋण के लिए उत्तरदायी है। माया आपत्ति जताते हुए दावा करती है कि सीमा कोई आवश्यक पक्षकार नहीं है। न्यायालय ए तब आवेदन की समीक्षा करता है और निर्णय लेता है कि सीमा को वास्तव में प्रतिवादी रूप में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इस स्थिति में सीपीसी के कौन सा सिद्धांत लागू होगा? तो इसमें 23वें प्रश्न की बात करें तो इसमें हमारा आदेश एक नियम 10 पक्षकारों के संयोजन और प्रतिस्थापन से संबंधित है। ये इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ये लगभग हर कर्ज वाले मामले में लगभग बहुत फेमस है ये चीज़। तो आदेश एक नियम 10 के तहत ये हमारा प्रस्ताव होगा। 31वें प्रश्न की बात है तो ज़्यादा टफ सवाल है भी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो इजीली आप इसे कर सकते थे। बहुत घुमावदार प्रश्न भी नहीं है कि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट सवाल पर एकदम एग्जाम्पल से पूछा गया, आप उसको डायरेक्ट पढ़े हुए होंगे तो आसानी से वो कर सकते हैं। 31वां प्रश्न की बात करें, सीपीसी की कौन सी धारा मूल डिग्री से अपील करने की अनुमति देती है? 31वें प्रश्न की बात करें तो इसमें धारा 96 की डिग्री को अपील करने की अनुमति देती है। 32वें प्रश्न की बात करें तो सीपीसी के तहत किस मुकदमे में लिखित बयान करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो 32वें प्रश्न की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी सही है 120 दिन। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो सीपीसी की कौन सी धारा भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर छूट प्रदान करती है? तो 33 नंबर की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही है, धारा 133। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो सिविल प्रक्रिया संहिता के किस मामले को अदालत से दूसरी अदालत में हस्तांतरित करने के अदालत से अधिकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मुकदमे का स्थानांतरण। बात करें 35 नंबर प्रश्न की तो सीपीसी के किस आदेश के तहत संक्षिप्त समरी मुकदमों की प्रक्रिया प्रदान की गई है?
तो 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आदेश की दूसरे मतलब बी के तहत सीपीसी के तहत समरी मुकदमे की प्रक्रिया की गई, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 36वें प्रश्न की बात करें तो सीपीसी की कौन सी धारा रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से संबंधित है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए सही है, धारा 311। 37वें प्रश्न की बात करें तो सीपीसी की किस धारा में अंतर्विवाची इंटरप्रीटर मुकदमों का प्रावधान है। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, धारा 88। आप अपना नोट करते चलिए, अब मैच करते चलिए अपने पेपर से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं 38 नंबर पे। सीपीसी की कौन सी धारा प्रतिपूरक लागत के भुगतान का प्रावधान करती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, धारा 35A। तो आप देख सकते हैं इसमें पूरा सीरियल वाइज पूछा गया है। पहले आईपीसी पूछा, बीएनएसएस पूछा और बीएनएस पूछा, अब सीपीसी पूछ रहा है। तो आप समझ सकते जिस तरीके से बताया गया था एग्जाम सिलेबस में कि किस प्रकार से पुराने भी पूछे जाएंगे नए भी पूछे जाएंगे, तो सेम टू सेम वैसा ही पूछा गया है। अगर आप पूरा नया पुराना ओल्ड दोनों कंपैरिजन करके अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते थे। अब किए भी होंगे, आशा करते हैं आपका परिणाम बेहतर होगा। 39वें प्रश्न की बात करें तो 39 बीएसए, देखिए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आ गया। बीएसए की धारा 22 में कौन सा शब्द जोड़ा गया है जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में मौजूद नहीं था। ये ऑप्शन बी सही है, प्रपीड़न। बात करें 40वें प्रश्न की तो कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है पर जिसमें चर्चा की गई है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बीएसए की धारा 14। 41वें प्रश्न की बात करें तो ये एग्जाम्पल के तौर पे पूरा समझाया गया है। एक मुकदमा है कोई, एक आपराधिक मुकदमे में राजेश पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। जांच के दौरान पुलिस को लैपटॉप को उस स्थान से बरामद करती है जहां पर राजेश का अक्सर आना जाना था। लैपटॉप पर उसके फिंगरप्रिंट पाए जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुसार अदालत को इस साक्ष्य की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 41वें प्रश्न की बात करें इसमें तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। बरामद लैपटॉप और फिंगरप्रिंट परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं जिन्हें साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वे अपने आप में उचित संदेश है अपराधी साबित नहीं हो सकते। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 42वें प्रश्न पर आते हैं तो जब कोई दस्तावेज कई भागों से जैसे मुद्रण, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में कंप्यूटर संसाधन में निष्पादित किया जाता है, वहाँ बीएसए 2023 प्रत्येक भाग को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बात करें 42 नंबर प्रश्न की तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, द्वितीयक साक्ष्य। इसमें द्वितीयक साक्ष्य ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बीएसए की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी न्यायालय मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी भी पत्र व्यवहार को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा। बात करें 43 की तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी क्या है, 165। 44 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अनुसार सिविल मामले में चरित्र साक्ष्य कब प्रासंगिक होता है। तो इसमें भी हमारा बी सही होगा। देख रहे हैं आप किस तरह से इन्होंने इसको सेटल किया है। ऑप्शन बी, इसमें इंसान कन्फ्यूज हो जाता है। 41 में भी ऑप्शन बी, 42 में भी ऑप्शन बी, 43 में भी ऑप्शन बी, अब 44 से आगे इसमें भी ऑप्शन बी। तो कोई गेस ही नहीं कर सकता, इतना सीरियल और सटीक हो। यहाँ पर तुक्का आपका लग ही नहीं सकता, आप इतना कन्फ्यूज हो जाएंगे किस दिमाग से इसको बनाया गया क्वेश्चन। तो 44 में भी बी होगा। आते हैं 45 प्रश्न के पर। बीएसए 2023 की धारा 78 क्लास 2 के अनुसार किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पर या उसे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के बारे में क्या धारणा है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दस्तावेज पर हस्ताक्षर प्रमाण करते समय अधिकारी के पास दावा किया गया अधिकारी पद था। इसमें ऑप्शन सी सही है।
45 में ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न में 46 पर। बीएसए 2023 के तहत धारा 146 के तहत अदालती कार्यवाही में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? 46 की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी सही है, जिरह के दौरान, जब मामले की शुरुआती या अविवादित या पर्याप्त रूप से साबित हो तो उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, जिरह। 47 प्रश्न की बात करें तो 47 नंबर, निम्नलिखित में से मध्यस्थता की कौन सी विशेषता है? 47 प्रश्न की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा हमारा। इसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है जो पक्षों के बीच बातचीत करवाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 47 में ऑप्शन बी, ये सेट ए से संबंधित है। सभी प्रश्न और जिसका आंसर बताया जा रहा है ये सेट ए से संबंधित है। सेट बी, सेट सी, सेट डी अलग अलग है, तो कृपया अपना मैच करते चलिए। ये सेट ए से संबंधित है, इसमें कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिछले वीडियो हमने बताया है कि काफ़ी सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे ऐसे ही बिना कुछ बताए धुआंधार आंसर क्यों बताया जा रहा है कि इसमें ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ए सही है। तो हम इसे बताने का कष्ट कर रहे हैं कि ये ऑप्शन जो बताया जा रहा है आंसर की, वो सेट ए से संबंधित है। तो कृपया कर कन्फ्यूज ना होइए, अपना मैच करते चलिए। अब आते हैं 48 पर। ABC लिमिटेड और XYZ प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संविदा को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, जिस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। अनुबंध में एक मध्यस्थता खंड शामिल है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, हालांकि पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट हम इसके डायरेक्ट आंसर की बात, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो इसको कम से कम इसमें 50 प्रश्न लेकर चल रहे हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में भी इसका अगला पार्ट आएगा। 48 प्रश्न की बात करें तो इसमें तो ऑप्शन ए सही है। यदि पक्षकार इस पर सहमत होने में विफल रहते हैं तो न्यायालय धारा 1 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा। इसमें 48 में ए सही है। बात करते हैं 49वें प्रश्न की, तो निम्नलिखित में कौन सा लाभ ADR उपयोग नहीं है? इसमें ऑप्शन सी सही है, यह हमेशा प्राधिकारी निर्णय देता है। 50वें प्रश्न की बात करें तो किरण और मीरा एक मध्यस्थता में शामिल है, जिसमें किरण के मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाने का निर्णय दिया गया था। मीरा ने तर्क देते हुए राशि को भुगतान करने से इनकार कर दिया था कि मध्यस्थता प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का कारण अधिनिर्णय लागू करने के योग्य नहीं था। किरण ने मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मध्यस्थता अधिनिर्णय को लागू करने की नियंत्रित करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अधिनियम की धारा 36 मध्यस्थता निर्णय को स्वतः लागू करने की अनुमति देती है, जब तक कि अदालत इसे रद्द न कर दी जाए। तो ये हमारा 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट हुआ। ये सेट ए से संबंधित है। इसका जो भी आंसर बताया गया वो सेट ए से संबंधित है। अब अगले वीडियो हम 51 से 100 तक इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।